शुरुआत हम करते हैं श्रीकांत शिंदे के डॉक्टर साहब के बयान से ही कि डॉक्टर साहब आखिर नाराज क्यों है। खेल मंत्री उनके क्षेत्र में चले क्या गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान क्या शुरू कर दिया कि नई नई दोस्ती में दरार इस कदर कैसे पड़ गई कि अब वो बयानबाजी पर उतर गए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि श्रीनाथ शिंदे या डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कहीं भाजपा का आकलन करने में चूक गए। सालों जी से शिवसेना की उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली भाजपा यदि शिवसेना को तोड़कर अपना वजूद बढ़ाने का प्रयास करती है, तो वो शिवसेना से जो टूट के लोग आए उन्हें क्यों छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना प्रयास पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जुटी रहती है, वो अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए जुटी रहती है। खासकर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें। सबका फोकस महाराष्ट्र पे है। महाराष्ट्र पे अपने बलबूते पे भाजपा सरकार बनाना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं शिवसेना या एकनाथ शिंदे की शिवसेना इससे भी निजात पानी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही जहां अपने भाजपा के सांसद नहीं है उन तमाम सीटों पे बड़े बड़े लोगों को चार्ज बना के दे दिया है। तो कल्याण जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एकनाथ शिंदे के बेटे की, वहां पर अनुराग ठाकुर इंचार्ज है। वो कई बार वहां जाते हैं, वहां कई बार अपने कार्यकर्ताओं के मीटिंग्स लेते हैं, बूथ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। तो एकनाथ शिंदे और भाजपा की पूर्ण रूप से मतलब जो एकनाथ शिंदे की जो टीम है, जो शिवसेना जो टूट के आई है, जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, वो बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि क्या यहाँ पे एकनाथ शिंदे के बेटे को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सवाल है। आज यदि कल लोकसभा के चुनाव हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने होंगे। जो 13 सांसद उनके साथ चले आए हैं शिवसेना के, क्या वो जिताऊ है, क्या वो जीत पाने में या अपना डिपॉजिट जब्त करवाएंगे। ऐसे में भाजपा दूसरी भी तैयारी कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। इसके पहले भी खासकर ठाणे जिले में भाजपा या बहुत सारे करीब करीब सभी जिलों में भाजपा और एकनाथ शिंदे ये जो गुट है ये विधानसभा में तो इकट्ठा बैठता है, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाना है तो साथ में रहना मजबूरी है, वो कैलकुलेशन है, वो गणित है। लेकिन जब आप उसकी बात करते हैं मन मिलन की या सही मायने में नीचे क्या कैडर एक दूसरे का साथ दे रहा है क्या, इसमें भयावह स्थिति है। ठाणे में जहाँ एकनाथ शिंदे आते हैं, एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। एकनाथ शिंदे के बहुत ही नजदीकी एक कारपोरेटर ने वहां पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को इतना बुरी तरह से मारा तो उसका सर खुल गया था। उसके बाद उसके पास एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पा रही बीजेपी, जिनका गृह मंत्री है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस। तो बीजेपी का पूरा यूनिट की यूनिट ठाणे का उठ के फडणवीस जी के पास चला गया और बोला कि क्या हम मर्ज हो जाए एकनाथ शिंदे के साथ, यदि हमारे गृह मंत्री होते हुए हमको न्याय नहीं मिलता। तो बहुत दिनों के बाद वो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इतना सीरियस मामला होने के बाद भी वो इंसान अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये धुसफुस हर जगह शिवसेना के नेताओं की, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं उनमें है। तो बीजेपी का ये नेचुरल कैरेक्टर रहा है, जिसकी उंगली पकड़ के आते हैं उसको खा जाते हैं। फिर चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, नहीं, तो यही एक सवाल उठता है सर कि नीतीश कुमार ने मौका भांप लिया समय रहते, सिर्फ एक आरसीपी सिंह के केस में वो समय से पहले चले गए, तो क्या शिंदे भी समय से पहले चले जाएंगे मौके को भांपते हुए? नहीं, शिंदे के पास, नीतीश के पास वजूद है, नीतीश के पास एक संख्या बल है। शिंदे वापस जाके कहा जाएगा, वहां कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं। महाविकास आघाड़ी क्यों सरकार बनाएगी? 6 महीने के लिए सरकार बना के एंटी इनकम्बेंसी अपने सर पे क्यों लेगी? वो तो मजे ले रही है। एकनाथ शिंदे तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने भविष्य को वीआरएस पे टर्न कर लिया है, वो वीआरएस पे जी रहे। बस अब बचा हुआ 6 महीना 7 महीना है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नाम के आगे लगेगा, राजकीय भविष्य मुझे वहां शून्य दिखाई देता है उनका। लेकिन यही हाथ में सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं अभिषेक जी, केसीआर जो तेलंगाना के थे वो अपने आप को बड़े बीजेपी के क्लोज मानते थे। और यहाँ तक कि केसीआर ने कई योजनाओं का प्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी के सामने किया। बाद में वो नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा विरोधी हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं मित्र बन के गया, वो मेरे को ही गला काटने में लगे हुए। वही हाथ बीजेडी का है, बीजेडी भी मित्र मानता था बीजेपी को, लेकिन जब उनके ही घर में छेद होने लगे तो वो भी भाग गए। आप याद कीजिए, एनडीए का एक जमाने में मंत्री हुआ करती थी एनडीए की ममता बनर्जी, वो उसको जब उसका पता पड़ा कि उसके भी घर में धावा बोल दिया है, डकैती हो रही है, तो वो तो भाग खड़े होंगे। तो बीजेपी ये कहती है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं और हर राज्य में वजूद बढ़ाना हमारा काम है।
हम हमारा काम कर रहे जी, हैं। अब इसमें किसी और का नुकसान हो रहा है तो उसमें हम क्या करें? लेकिन ऐसा बोलकर आप राजनीतिक धर्म, जो गठबंधन का धर्म है, उसके साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है। और एक लॉन्ग टर्म जी, में आज ये स्थिति हो गई है, यदि पटना के रैली में सब लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी के सिम्पैथाइज़र भी थे, हुआ करते थे एक ज़माने में। लेकिन आज वो हाँ, नहीं है, क्योंकि सब ने चोट खाई है बीजेपी से। तो सबको जी, लगता है कि ये वो भस्मासुर है, वो आता तो पास में नाचता हुआ है, लेकिन कब अपने सर पे हाथ रख के अपने को भस्म कर देगा, ये पता नहीं। इसलिए जी। सभी लोग दूरियां बनाए हुए हैं, खासकर 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं, की जोड़ी इन आती है दूरियों वाले तो सवाल पर हम आ रहे हैं सर, इन दूरियों वाले सवाल पे हम्म, आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि संजय राउत का भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि महाविकास, सॉरी, ये जो शिंदे और इनकी सरकार है बीजेपी की, इसमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके शब्दों में, संजय राउत के शब्दों में, 4 मंत्रियों को हटाने की शर्त अमित शाह ने रख दी है महाराष्ट्र की सरकार से। इस बात में कितना दम है, और क्या ये 4 मंत्रियों को हटाने की शर्त स- इतनी बड़ी है कि दोनों दलों के बीच रिफ्ट का कारण बन रही है? संजय राउत की स्टेटमेंट को मैं कभी सीरियसली लेता नहीं। जो संजय राउत, जिनको अपने ही पार्टी के बारे में मालूम नहीं था कि उनकी पार्टी टूट के जा रही है और उनके जी। पैरों के नीचे से 41 विधायक चले गए, 13 सांसद चले गए, तब संजय हम्म, राउत का वो तथाकथित खुफिया जो एजेंसी थी जो उनको इंफॉर्मेशन देती थी, वो कहाँ है? संजय जी। राउत ये ऐसे शिवसेना में नेता है जिन्होंने शिवसेना के लिए कई जगह किरकिरी भी की है। वर्तमान हम्म, में संजय राउत लगातार जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने सुपारी ली हुई है कि किसी भी हालत में अजित पवार को महाविकास आघाड़ी से निकाल कर वो किसी भी हालत में वो बीजेपी की तरफ पुश करने में सबसे बड़ा, यदि कोई धक्का देने वाला काम कर रहा होगा, तो वो संजय हम्म, राउत है, जो लगातार अजित पवार के खिलाफ एक फ्रंट खोल के बैठे हुए हैं, जबकि उनका उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम्म, तो मैं जी। संजय राउत के वक्तव्य को कोई इतना सीरियसली नहीं मानता, लेकिन हाँ, एक्सपांशन ये तकलीफ वाला मामला हो रहा है। एक्सपांशन इसलिए भी तकलीफ वाला मामला हो रहा है, क्योंकि एक्सपांशन करेंगे तो कैसा चलेगा? आगे क्या होगा? क्योंकि जी। जो लोग विधायक विधायक मंत्री नहीं बन पाएंगे, वो साथ में रहेंगे क्या? इसलिए हम्म। इनके इन प्रकरण ये एक्सपांशन जो है वो आगे आगे टाल रहे हैं, बस अगले सप्ताह, फिर अगले सप्ताह। नहीं, नहीं, वही तो ये हालत एक्सपेंशन भाजपा की में है। बात जो आप कह रहे हैं, ये 50 खोखे एकदम ओके वाले में से कितने लोग बनेंगे? उसमें तो वो सभी लोग बनना चाहते हैं, क्योंकि आश्वासन सभी को दिया गया था, इंडिविजुअली बोल के कि मंत्री बनने वाले हैं आप। जो और जो राज्य नहीं मंत्री थे बनेंगे उनको वो क्या कैबिनेट करेंगे? का बोला गया था। जो नहीं बनेंगे वो विद्रोह करेंगे। अब वो जाएंगे कहाँ? उनकी भी मजबूरी है, वो जाएंगे कहाँ? उनको लेगा कौन? एक बीआरएस जी। है जो ले सकती है इनको, क्योंकि हम्म। बीजेपी तो में जाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी नहीं निपटाया उनको, शिवसेना आने नहीं देगी, जी। क्योंकि आप लाइबिलिटी बन चुके हो। हम्म। इतना आप बोल चुके हो तो आप क्या, किस मुंह से जाओगे? जी। ऐसे में वो बीआरएस की तरफ पुश करने का प्रयास करेंगे। और मैंने हम्म। अभी एक बात पूना में ये सुनी थी कि जो लोग, कई लोग इधर उधर से जो बीजेपी में आना भी चाहते हैं उनको, क्योंकि अब बीजेपी में जगह बिल्कुल नहीं है, बीजेपी में इतने नाराज हो गए ओरिजिनल बीजेपी वाले, इतने बाहर के हो जी। गए कि एक देवेंद्र फडणवीस के लिए भी ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हम किसको मंत्री बनाएं। जो बाहर से हम्म। आए नए बीजेपी वाले, नए उम्मीदवारों को, जो नए नए बीजेपी का चोला पहने हैं, या जो पुराने घाघ है जिन्होंने अपनी जिंदगी बीजेपी को दी है, हम्म। ये भी एक धर्म संकट बीजेपी में है। तो कई जगह हम्म। वो बीआरएस जो पार्टी है केसीआर की, जो अभी अपने जी। पैर फैला रही है और बीजेपी के नहीं बी सर, टीम के लेकिन रूप उसमें में अब टेक्निकल महाराष्ट्र में पेच काम है। कर रही है। आप समझिए, हम्म, टेक्निकल पेच ये है कि विधानसभा के अंदर के जो लोग स्विच करके किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, डिफेक्ट कर सकते हैं, उसी पार्टी में कर सकते हैं जिसका कि उस असेंबली में अस्तित्व हो, यानी कम से कम एक एमएलए बिल्कुल। हो। बीआरएस के पास ये नहीं नहीं, नहीं है वहां। ये तब है जब आप 2/3 के साथ जाओ। जी। यदि आप इंडिविजुअल गए और आप किसी पार्टी में भी मर्ज हो गए, पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया, तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, क्योंकि दल बदल हम्म। कानून आपके पास होगा। तो अब जी। इसको 41 का 2/3 लेना बहुत मुश्किल है। हम्म। ये भी उतने ही ये है कि वो स्प्लिट अभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि कोई एक ना शिंदे अभी बचा नहीं है जी। जो ये जो कुछ अपना कर, और मिलेगा क्या? आप किधर भी जाओगे तो मुख्यमंत्री पद तो मिलेगा नहीं, मंत्री पद तो कोई हम्म। देगा नहीं। महाविकास हम्म। आघाड़ी मुझे नहीं लगता सरकार बनाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा आतुरता से बैठी है। महाविकास जी। आघाड़ी चुनाव का इंतजार कर रही है, जहां वो क्लीन स्वीप करना चाहती हम्म। है। इसलिए अब एकनाथ शिंदे ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं, हम्म। ऊपर मतलब ऊपर से गिरे और खजूर पे लटके हैं। हम्म। नीचे भी नहीं गिरे, अब खजूर इतना ऊंचा है कि नीचे ऊपर देखते तो आंखें सफेद हो जाती है। तो अब वो जी। नियति का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी राजकीय मृत्यु धीरे धीरे शहने शहने कब होगी, और मृत्यु की तरफ चल रहे हैं, आईसीयू में हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी।
महाराष्ट्र की परिस्थितियों से ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाकिफ नहीं है कि उनके गठबंधन के लिए डे बाय डे परिस्थितियां विषम होती जा रही है। ये बात जब हम और आप जान रहे हैं तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के ऑर्गेनाइजर का जो आर्टिकल है उससे भी वही प्रतिध्वनि निकल रही है। मोदी शाह तो जान ही रहे हैं। फिर इन लोगों की नजर में आज भी महाराष्ट्र में इतना बड़ा बोल्ड स्टेप जो वाया गुवाहाटी वाया सूरत लिया गया, उसको कंटिन्यू करने के पीछे कौन सा मोटिवेशनल फैक्टर है और कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिसमें उसको कंटिन्यू कर उसके उसके पॉलिटिकल एडवांटेज की उम्मीद अभी भी बनाए रखे हैं नरेंद्र मोदी। भाई वो तीर निकल चुका अभिषेक, वो तीर कैसे वापस ला सकते हो? उनके पास चारा क्या है मुझे बताइए? इस गठबंधन की सरकार को टिकाए रखना, इसके सिवा उनके पास चारा क्या है? नहीं, कोशिशें करते हैं सर। आप देखिए, आप चारे की बात करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। उनके अपने गृह राज्य में लगा कि भैया रूपानी से मामला नहीं होगा, सीएम समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया। कई राज्यों में आपने देखा बीएस येदियुरप्पा जैसे जनाधार वाले नेता को हटाकर इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, भले ही नुकसान हुआ। ना 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 महाराष्ट्र में आज वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? एक मिनट अभिषेक, जिस गुजरात की आप बात कर रहे हो, उस गुजरात में पूर्ण रूप से उनकी सत्ता में, पार्टी भी सत्ता में थी। कर्नाटक में उन्होंने लोग तोड़ के अपने पार्टी में मर्ज करवाए थे। गठबंधन की सरकार नहीं थी कर्नाटक में। जहां जहां गठबंधन की सरकार है उनकी मजबूरियां हैं। महाराष्ट्र की तुलना आप गुजरात या कर्नाटक से नहीं कर सकते। नहीं, बिहार में तो गठबंधन की सरकार थी सर। बिहार में गठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ सुशील मोदी को इन लोगों ने हटा करके एक बोल्ड स्टेप लिया था। तो क्या हुआ? उसका हश्र क्या हुआ? नीतीश कुमार अलग हो गए, आपकी सरकार गिर गई, आप अपोजिशन में आ रहे हैं। और आज आप यदि मोदी को नहीं निकालते, नीतीश को नाराज नहीं करते, या नीतीश के यहाँ पोचिंग नहीं करते, शिकार नहीं करने जाते उसके क्षेत्र में, तो क्या आज नीतीश और बीजेपी साथ में मिलके वाकई यूपीए को एक टफ फाइट नहीं देते? बिहार में, बिहार की तरफ से निश्चिंत नहीं हो जाते मोदी जी? लेकिन अब गलती कर गए, अब क्या करेंगे जी? वो तीर छूट गया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। यदि ये 41 लोग मर्ज होते बीजेपी में और बीजेपी के पार्ट होते तो शायद मुख्यमंत्री बदल देते। आज ये 41 का मुख्यमंत्री भी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता तो जो 45 सीटें बोल रहा हूं वो भी नहीं आएगी विधानसभा में, और लोकसभा में 6 भी नहीं आएगी। लोग हंसेंगे कि आपने इनको तोड़ा और पीठ में छुरा घोपा। आप कहोगे ये उस लायक नहीं है। बात तो आप कह रहे हैं सर, लेकिन ये सियासत का टेम्पो जो चल रहा है सरकार का, वो टेम्पो चल रहा है, ऑटो चल रहा है या मर्सिडीज चल रही है? ये तो ऑटो धक्के पे चल रहा है। पेट्रोल खत्म हो गया इस ऑटो में। अच्छा। सब पैसेंजर नीचे उतर के ऑटो को धक्का दे रहे हैं। ये ऑटो चल नहीं रहा है, ये पेट्रोल पंप का इंतजार कर रहा है कि कौन सा पेट्रोल पंप नजदीक लगता है। और जो भी पेट्रोल पंप लग रहा है उसमें बोर्ड लिखा हुआ है कि पेट्रोल पंप बंद है, पेट्रोल समाप्त हो गया है। जो जनाधार का पेट्रोल है ये महाराष्ट्र के हर पेट्रोल पंप पे घूम रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है जी, इसलिए भागे जा रहे हैं। इनको मालूम है अब ये क्या है, दयनीय स्थिति है कि कितना कम डैमेज हो, इस पे प्रयास हो रहे हैं जी। अब तीर तो निकल चुका। यही कारण है कि विनोद तावड़े जाके कहते हैं कि एकनाथ खड़से को पार्टी में वापस आना चाहिए, सम्मान हम उनको लेने को तैयार। क्यों? उस एकनाथ खड़से को जिसने अपनी पूरी जिंदगी दी पार्टी को खड़ा करने, पूरी जिंदगी दी उस आदमी ने। वो हो गए, गोपीनाथ मुंडे हो गए, इन लोगों ने स्क्रैच से पार्टी खड़ी करी है महाराष्ट्र में। आज उनको क्यों पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? और आज आप उनको वापस बुला रहे हो। येदियुरप्पा थोड़ी है। और येदियुरप्पा भी वापस आ गए तो येदियुरप्पा ने क्या किया? वो अपने अपमान को भूले नहीं। येदियुरप्पा ने दिखा दिया कि आप यदि खेल कर सकते हैं तो मैं बड़ा खेल कर सकता हूं। और येदियुरप्पा आने के बाद भी लिंगायत तो में यदि कांग्रेस बढ़त लेती है तो ये येदियुरप्पा के आशीर्वाद से ही मैं मानता हूं। तो अब इन दोनों को सोचना होगा। ये गुजरात के मॉडल पे देश नहीं चला सकते जी। ये गुजरात नहीं है जहां आपकी धाक है और आप अपने राज्य में भूमिपुत्र होने की वजह से खेल कर सकते हैं। हर राज्य की अपनी तासीर है, इसीलिए आपको पूरे हर देश में, हर राज्य में आपको तकलीफ दिखाई दे रही है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां आपको तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? यूपी की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। सभी जगह तकलीफ है भाई।